Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start from question number 10 of exercise 7.2. So इससे previous lecture में हमने exercise 7.2 के total 3 parts बनाए हुए हैं. फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था. सेकंड पार्ट में हमने क्वेश्चन 6 टू क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट किया था. एंड आज के मीन्स के पार्ट 3 में हम 10 टू 13 पार्ट्स जो हैं वो क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे. सो बेसिकली पार्ट्स में डिवीजन करने का मकसद ही यही है कि हमारे पास जो एक जैसे क्वेश्चन है वो एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, ताकि जब हम एक जैसे क्वेश्चन करेंगे तो वो कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है. सो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने हैं. सो विदाउट फर्दर एनी डिलेज सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास. क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म. क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे पास टोटल 3 पार्ट्स हैं, ए बी सी. तीनों पार्ट्स को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी करना है, नॉर्मल फॉर्म में भी करना है. मींस के एक क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं. सो सॉल्यूशन देखते हैं. देखने से पहले सबसे पहले जिस तरह हमने प्रीवियस लेक्चर में भी सबसे पहले फॉर्मूलाज देखे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए. इसी तरीके से अब हम आज की क्लास में भी पहले फॉर्मूला देखते हैं. तो सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी फॉर्म होती है? ऐसी फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. हमने अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो जब इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. सिमिलरली सेकंड आ जाता है टू इंटरसेप्ट फॉर्म. वो क्या होता है? अगर हम अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म मींस x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं. एंड लास्ट वन इज नॉर्मल फॉर्म. तो नॉर्मल फॉर्म कैसी फॉर्म होती है? इस तरह की फॉर्म. मींस के फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p. अब इस फॉर्मूले में मुझे p की वैल्यू चाहिए होती है एंड अल्फा हमने फाइंड करना होता है. तो p हम इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं. मींस p की वैल्यू होती है p इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ c डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में हमने लिखना होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अब इस मॉड का मतलब होता है कि अगर मेरे पास यहाँ c की वैल्यू माइनस c है ना, तो जब ये साइन रिमूव होगा तो वो c माइनस का जो साइन है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है. अब a b c हम कैसे फाइंड करते हैं? सिंपल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में होती है. हमने लास्ट लेक्चर में इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के बहुत सारे मेथड सीखे थे क्वेश्चन नंबर 6 में भी. सो इक्वेशन इस फॉर्म में होती है. पहले x वाली टर्म होती है, फिर y वाली, फिर सिंपल कांस्टेंट. तो x के साथ जो लिखा था उसको a कहते हैं, y के साथ जो लिखा था वो b होता है. जो सिंपल नंबर होता है ना कांस्टेंट, उसको हम c कह देते हैं. तो ये a b c की 3 वैल्यूज आ जाती हैं, वो आपने सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करना होता है. सिमिलरली कॉस अल्फा मींस के अल्फा फाइंड करने के लिए हमने ये एक फॉर्मूला याद करना है. क्या होता है? कॉस अल्फा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो स्क्वायर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर यही होगा जो आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया. इसकी वैल्यू इधर लिख लेनी है, a की जगह a की वैल्यू लिखेंगे. अल्फा फाइंड करना मींस के कॉस इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉस दूसरी साइड पे आके क्या आएगा? आपने पार्ट को सॉल्व करना है, फिर इसका कॉस इनवर्स ले लेना है तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी. तो सिंपल हमने नॉर्मल फॉर्म के लिए अल्फा की जगह ये अल्फा की वैल्यू पुट करनी होती है और पी की जगह जो पी का आंसर होता है वो पुट करना होता है. तो अब वन बाय वन सोल्यूशन देखते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए इज, ये हमारे पास पार्ट ए 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0. सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन की फॉर्म में ना x y और कांस्टेंट कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी फॉर्म होती है? ये वाली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो सबसे पहले मैंने अपनी इक्वेशन लिखनी है, कन्वर्ट करना है. इसका मतलब है इस फॉर्म को देके ना अपनी इक्वेशन को बनाएं. सबसे पहले इक्वल के इस साइड पे सिर्फ लेफ्ट साइड पे सिर्फ y है, उसके अलावा कुछ भी नहीं. इसका मतलब है इस इक्वेशन में से जो y वाली टर्म है ना माइनस 4y, इसको इधर ही रहने देते हैं, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी साइड पे ले आते हैं. 2x इधर ऐड हो रहा है मींस प्लस के साथ इधर आके माइनस 2x हो जाएगा. 11 यहाँ प्लस के साथ है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा? माइनस 11. फिर देखिए y के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं है, सिंपल y लिखा होना चाहिए. तो मेरे पास तो यहाँ y के साथ माइनस 4 भी लिखा हुआ है, ऐसे ही है ना, माइनस 4y रह गया था इधर. तो मुझे यहाँ से माइनस 4 को एलिमिनेट करना है, डिडक्ट करना है. तो उसके लिए मैंने क्या करना है? मैंने दोनों साइड्स पे जो काम हम एक साइड पे करते हैं वही सेम दूसरी साइड पे करना होता है. दोनों साइड्स पे मैंने माइनस 4 से डिवाइड कर दिया. इस नंबर को माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 4 कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, मीन्स के सिंपल y आ जाएगा. इसी तरह इस नंबर को माइनस 4 से डिवाइड कर देते हैं तो मीन्स माइनस 4 से डिवाइड करने का मतलब है कि माइनस 2x भी माइनस 4 से डिवाइड हो रहा है, माइनस 11 भी माइनस 4 के साथ डिवाइड हो रहा है. तो ऊपर और नीचे कटिंग हो सकती है. 2 2 4 माइनस माइनस प्लस हो गया, ऊपर x है और नीचे 2, इसी तरह माइनस माइनस प्लस 11/4. फर्दर सॉल्व हो सकता है. हमने क्या करना है? किस तरह की फॉर्म लिखनी होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. ये मैंने यहाँ पे ऊपर फॉर्म लिखी हुई है. इसका क्या मतलब होता है कि पहले y तो इधर है, फिर एम एक्स मीन्स के x के साथ जो भी लिखा होगा ना, x के अलावा जो भी नंबर है उसको हमने m कहना है. तो ये तो x है, इसके साथ नीचे डिवीजन में 2 अलग लिखा हुआ है, तो इस 2 को मैं सेपरेट करके लिख देती हूँ कि ये 1/2 है. 1 को x से मल्टीप्लाई करते हैं x ही होता है ना, इस तरह x/2 लिखो. ये डिवीजन में जो भी है उसको 1 के साथ सेपरेट कर लियो, एक ही बात है. तो ये m है, ये x है, प्लस c 11/4 जो है ये c की वैल्यू है. तो इस तरीके से हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. नेक्स्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी होती है?
ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अगेन मैंने अपना क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले x एंड y एक साइड पर होना चाहिए, उसके अलावा जो भी नंबर है उसको दूसरी साइड पे ले आना है। तो x और y वाले ये दो नंबर्स हैं, 2x और -4y, इसको इधर ही रखते हैं। उसके अलावा +11 है, इसको मैं दूसरी साइड पे ले आती हूँ, तो ये बन जाएगा -11। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ -11 आ रहा है मेरा, मुझे 1 चाहिए, तो -11 से कट होता है। इसका मतलब है मैंने अगेन दोनों साइड पे -11 से डिवाइड कर दिया, इस पूरी साइड पे भी -11 से डिवाइड कर दिया, इस पूरी साइड पे भी -11 से डिवाइड कर दिया। ये देखें हर नंबर के साथ -11, 4 के साथ भी -11, 2 के साथ भी -11, तो माइनस का साइन ऊपर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे -2/11 x -+4/11 y, 11 से कट हो गया, आंसर क्या आ गया 1। अगेन लास्ट स्टेप यहाँ पे एंड नहीं होगा, हमने देखना है कि टू इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, ऊपर x और y सिंपल है, उसके साथ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा होना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास x के साथ 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो ये 2 जब मैंने यहाँ से हटाना है ना मीन्स, तो मैं क्या करूँगी, इस तरह देखें मेरे पास लिखा हुआ है 2/-11x, तो ये जो भी ऊपर वाला नंबर होता है ना, इसको हम अगर इसके नीचे मीन्स 1 2 3 थर्ड नंबर पे नीचे ला के डिवाइड कर देना, तो ये सेम होता है, ऐसे लिखें, या फिर ऑलरेडी जो -11 डिवाइड हो रहा है उसके नीचे डिवाइड करके 2 लिख दें, तो एक ही बात है। कैसे, अब ये देखें 2 लिखा हुआ है ना, अगर मैं इसको इस तरह लिखूँ 1/1/2, जो भी नंबर सिंपल होते हैं ना, अगर उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखनी होती है ना, तो हम कहते हैं कि 1 से ये 1/2 डिवाइड हो रहा है। अगर 3 होता है ना, तो मैं कहती हूँ 1/1/3, इस तरह होता है, मीन्स कि वो नंबर ना थर्ड पे आ रहा होता है। डिवाइड की जगह डिवाइड का साइन 1/2, डिवाइड हटता है तो मल्टीप्लाई आता है, 2 पर आ जाएगा, तो 2 1 2, तो इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है। तो आपने सिंपल याद रख लेना है कि अगर x के साथ कोई नंबर है तो वो नीचे वाले नंबर के साथ आके फर्दर डिवाइड हो जाएगा। तो 11 लिखा हुआ था, तो 11 के साथ आके 2 नीचे डिवाइड हो गए। इसी तरह y के साथ भी 4 है, तो 4 भी इधर आके 11 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और इक्वल टू 1, ये वैल्यू सेम है, लेकिन आंसर हमने इस फॉर्म में लाना है, इसीलिए मैंने 2 को फर्दर नीचे डिवाइड किया। तो अब x के साथ कोई वैल्यू नहीं है, y के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो अब मेरी जो इक्वेशन है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म देखते हैं। ओके, सो नॉर्मल फॉर्म कैसी होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना। नॉर्मल फॉर्म के लिए आपने सिंपल इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब इसके लिए मुझे अल्फा और p की वैल्यू चाहिए होती है। p इक्वल होता है मॉड्यूलस ऑफ c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर, और उस पर स्क्वायर रूट होता है। तो इसके लिए मुझे abc की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो abc फाइंड करने के लिए मैंने अपने क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन लिखा था, इसको कंपेयर करना है इस फॉर्म से। जो भी क्वेश्चन है उसके नीचे लिखें ax प्लस by प्लस c, इक्वेशन की फॉर्म होती है हमारे पास। अब यहाँ से abc की वैल्यू निकालें। x के साथ जो है वो a है, तो ऊपर भी x के साथ 2 है, तो वो a की वैल्यू है, a की वैल्यू क्या आ गई है 2। y के साथ जो लिखा होता है वो b है, तो ऊपर भी y के साथ क्या लिखा हुआ है -4। अगर माइनस का साइन किसी नंबर के साथ आ रहा है ना, तो वो उसको आपने काउंट करना है। अगर प्लस का साइन होता है तो वो हम नहीं लिखते। तो b की वैल्यू आ रही है -4, c की वैल्यू क्या आ रही है 11। तीनों वैल्यूज पता चल गई हैं। आप p के फॉर्मूले में तीनों वैल्यूज पुट कर देते हैं। मॉड ऑफ c, मॉड ऑफ c का मतलब है मॉड के साइन में, मॉड्यूलस के साइन में मैंने लिखा है 11, ऐसे ही है ना, +11। तो जब ये साइन रिमूव करेंगे, साइड आपने रिमूव करना होता है। अगर पॉजिटिव है नंबर तो पॉजिटिव ही रहेगा, और अगर -11 होता तो फिर वो क्या बन जाता है +11। इसी तरीके से नीचे देखें स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a की जगह a की वैल्यू 2 स्क्वायर, b की जगह b की वैल्यू -4 स्क्वायर। स्क्वायर्स ओपन करें, 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, ऊपर पावर इवन है तो ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा प्लस। तो 16 + 4 इज 20, √20 लिखें कैलकुलेटर में, डायरेक्टली आंसर आएगा 2 √5। नहीं पता चल रहा तो 20 कैसे बनता है, 4 5 20 होता है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, ऐसे। तो ये स्क्वायर रूट से कट के मीन्स 2 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, और 5 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इस तरह आप बाय हैंड भी खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये p की वैल्यू आ गई है। अब अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो अल्फा की वैल्यू के लिए कॉस का फॉर्मूला हमने लिखना होता है। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है 2, a स्क्वायर b स्क्वायर। अभी हमने ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना a स्क्वायर b स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू है, दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, अभी फाइंड कर लिया। तो ये यहाँ पे पुट कर लें 2 √5, 2 2 से कट हो गया 1/√5। अब हमने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√5। करना क्या है, सबसे पहले आपने 1/√5 लेना, उसका जो आंसर आएगा इक्वल प्रेस करना है, आंसर आ जाएगा। फिर क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करें, कॉस प्रेस करें, कॉस इनवर्स बन जाएगा। उसके बाद आपने आंसर प्रेस करना है। आंसर प्रेस करने से जो आपने डिवीजन की होती है ना, ये उसमें हमें आंसर देती है कॉस इनवर्स में। तो जब आप आंसर प्रेस करेंगे और इक्वल का साइन करेंगे ना, तो डायरेक्टली आपके पास कॉस इनवर्स इसकी पूरी वैल्यू आ जाएगी 63.45।
एंगल है तो उसका यूनिट क्या होता है, डिग्री होता है। अब हमने देखना है कि हमने एंगल की यही वैल्यू कंसीडर करनी है या आगे एक स्टेप और करना है, किसी नंबर के साथ सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, उसके लिए हमने जो टू इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन निकाली है ना, उसको देखना होता है। यहाँ पे देखें एक्स के नीचे क्या आंसर आ रहा है, माइनस वाई के नीचे क्या आंसर आ रहा है, प्लस। ऐसे ही है ना, एक्स के नीचे -11/2 है, वाई के नीचे +11/2 है। एक्स की वैल्यू माइनस, वाई की वैल्यू प्लस। अब इस चीज़ को याद रखना है। अब यहाँ पे देखें मैं लिखती हूँ एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस, और वाई की वैल्यू क्या आ रही थी, प्लस। तो हमने 6 चैप्टर में क्वाड्रेंट्स पढ़े थे, कैसे 1 2 3 4। क्या वैल्यूज थी, 0 90 180 270 360। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होता है, इस साइड पे देखें, ये जो हम सिंपल लाइंस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस की लाइन होती है ना, इधर से एक्स एक्सिस पॉजिटिव नंबर होते हैं, इधर से माइनस होते हैं। ये वाई वाली लाइन होती है, ऊपर की तरफ आए तो वाई पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ आए तो वाई नेगेटिव होता है। तो अगर मैं खाली फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। सेकेंड में एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। और फोर्थ में वाई की वैल्यू नीचे वाली साइड है ना नेगेटिव होती है, और एक्स की ये वाली साइड होती है ये पॉजिटिव होती है। तो मैंने देखना है कि इन चारों में से कौन से क्वाड्रेंट में ये वाली कंडीशन बन रही है, एक्स नेगेटिव हो और वाई पॉजिटिव हो। एक्स नेगेटिव कहाँ होता है, इस साइड पे, और वाई पॉजिटिव कहाँ होता है, यहाँ ऊपर। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये पूरा ये बन रहा है सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कितना होता है, 180। मीन्स कि हमने क्या करना है यार, तो सिंपल मैंने क्या करना है, जो मेरे पास आंसर आया है अल्फा का, उसको 180 में से माइनस कर देना है। तो 180 माइनस 63.45 करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 116.55 आंसर। अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई, पी की वैल्यू भी आ गई है। तो जो नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन होती है ना, उसमें पुट कर देती हूँ। नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन मैंने लिख ली है यहाँ पे, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू दोनों साइड्स पे, पी की जगह पी की वैल्यू 11/2√5। तो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 का जो पार्ट ए है ना, उसके हमने 3 पार्ट्स करने थे, वो तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं। सो आई होप बहुत डिटेल से समझाया, आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सिमिलरली पार्ट बी एंड सी है, अब बी पार्ट देखें। सो पार्ट बी इज 4x + 7y - 2 = 0। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी होती है, y = mx + c। तो इस इक्वेशन में से y वाली वैल्यू 7y को इधर ही रखना है, बाकी दोनों वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले आना है। इधर 4 के साथ प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। यहाँ 2 के साथ माइनस है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस। फिर y के साथ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे y के साथ 7 है, तो 7 को मैंने बोथ साइड पे डिवाइड कर देना है। यहाँ पे भी 7 से डिवाइड करूंगी तो 7 7 से कट हो जाएगा। इस नंबर के साथ भी 7 डिवाइड होगा, इसके साथ भी 7 डिवाइड होगा। तो कैसी फॉर्म बननी चाहिए, y, यहाँ पे y है, फिर m का मतलब होता है कि x के साथ जो भी लिखा हुआ है, ये x है, इसके साथ क्या लिखा हुआ है 4 - 4/7, ये m की वैल्यू आ गई है, प्लस c, तो c क्या है 2/7। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। नेक्स्ट टू इंटरसेप्ट फॉर्म कैसी होती है, x/a + y/b = 1। तो यहाँ पे मैंने अपना अगेन क्वेश्चन लिखा है। सबसे पहले x और y को एक साइड पे रखना है, नंबर को दूसरी साइड पे लेके चले जाना है। तो x और y कौन से हैं, 4x और 7y, ये इधर ही रखते हैं। नंबर क्या है, -2, ये इधर माइनस है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, +2। फिर क्या करना होता है, यहाँ 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो 2 लिखा हुआ है, मीन्स के मैंने 2 को डिवाइड कर देना है दोनों साइड्स पे। एक साइड पे कभी भी नहीं करते, जो चीज़ हम डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमें बोथ साइड पे करना होता है। तो 2 को इस नंबर से भी डिवाइड किया तो 2 2 कट होके 1 आ जाएगा। 7 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2, 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो 4/2 करना। इसके बाद क्या करना होता है, लास्ट स्टेप क्या होता है कि x और y के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ x के साथ 4 लिखा हुआ है, तो इस 4 को मैंने नीचे वाले नंबर के साथ डिवाइड कर देना है। 2 के साथ 4 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी y के साथ 7 है, तो नीचे 2 के साथ डिवाइड हो जाएगा। फर्दर कटिंग हो सकती है तो कर लेना, 2 1 2, 2 2 4, मीन्स कि यहाँ जगह 1/2, 2 और 7 की कटिंग नहीं हो सकती, तो ये एज इट इज रहेगा =1। तो ये मेरे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। x/a, ये a की वैल्यू है 1/2, y/b, ये b की वैल्यू है 2/7 = 1। लास्ट वन इज द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए इक्वेशन लिख ली है, x cos अल्फा + y sin अल्फा = p। इसको 1 का नाम दे दें, a का नाम दे दें, कुछ भी। अब हमने अपनी इक्वेशन को p एंड अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे a b c पहले चाहिए। तो अपने क्वेश्चन को मैंने इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। 4 है हमारे पास, a की वैल्यू, b की वैल्यू है 7 और c की वैल्यू आ रही है -2। ये यहाँ साइड पे मैंने लिख भी लिया है। अब p के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करें। मॉड्यूलस ऑफ c की जगह आएगा -2। अब देखें, जब ये साइन रिमूव होगा ना, तो माइनस साइन जो है ना, वो खुद ब खुद प्लस बन जाएगा।
ये इस साइन का काम होता है। फिर ए स्क्वायर, ए की वैल्यू है 4 स्क्वायर, बी की जगह 7 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16, 7 स्क्वायर प्लस 49, 16 प्लस 49 क्या आ जाएगा 65। तो अंडर रूट 65 जब आप करेंगे तो आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहा होगा, हमें पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं चाहिए, इसलिए मैंने फर्दर इसको आगे सॉल्व नहीं किया। और स्क्वायर रूट 65 जो है वो किसी नंबर का भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए ये आगे सॉल्व नहीं होगा। इसी तरीके से कॉज अल्फा फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है, तो उसके लिए कॉस का फॉर्मूला यूज करना होता है। कॉज अल्फा इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह ए की वैल्यू 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है अंडर रूट 65। अल्फा फाइंड करना है, कॉस इधर है, दूसरी साइड पे आके कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो आपने 4 को अंडर रूट 65 के साथ डिवाइड करना है, इक्वल प्रेस करना है, आंसर आ जाएगा। फिर शिफ्ट प्रेस करना है, कॉस प्रेस करेंगे तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, फिर आंसर प्रेस करें और उसके बाद इक्वल कर दें तो आपके पास डायरेक्ट 0.264। अब इसके बाद मैंने देखना होता है कि एंगल की वैल्यू यहीं पे स्टॉप करनी है या फिर किसी नंबर के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करनी है। तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म का आंसर देखना होता है। क्या आंसर आएगा टू इंटरसेप्ट फॉर्म का, एक्स के नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू है 1/2, वाई के नीचे भी पॉजिटिव वैल्यू 2/7। एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो एक्स और वाई किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, यहाँ एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है, यहाँ वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव होती है। तो याद रख लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव होते हैं। ये हमने चैप्टर नंबर 5 में भी जो फिजिबल रीजन वाला क्वेश्चन था उसमें भी ये चीज़ की हुई थी कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते थे कि एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिस्ट्रिक्ट होता था, वही वाला काम है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है ना, तो इसका मतलब है कि अल्फा को हमने किसी नंबर में से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना। लास्ट में मैंने अल्फा एंड पी की वैल्यू फॉर्मूले में पुट करना है, नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला लिखा है, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यूज एंड पी की जगह पी की वैल्यू। सिमिलरली लास्ट पार्ट सी देखें, पार्ट सी में हमने क्या करना है, इक्वेशन लिख ली है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई की ये वाली वैल्यू है, ये इधर ही रहेगी, बाकी दोनों वैल्यूज दूसरी साइड पे आएंगी। दूसरी साइड पे आने से इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। y के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है 15 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करना है। तो ये मेरे पास बन गया y इज इक्वल टू एम एक्स और ये बन जाएगी सी। प्लस सी होता है ना, अगर माइनस आ जाता है ना तो इसका मतलब होता है कि सी की वैल्यू आ रही है -1/5। फर्स्ट आ गया आंसर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। सेकंड टू इंटरसेप्ट फॉर्म देखें, टू इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख लिया, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन लिखना है अपना, एक्स और वाई को एक साइड पे, बाकी सारे नंबर दूसरी साइड पे। तो एक्स और वाई एक साइड पे, पहले एक्स है तो पहले एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू, इधर प्लस 3 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा -3। 1 के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, -3 है तो दोनों साइड्स पे -3 से डिवाइड करना है, इधर भी -3 से, इधर भी -3 से, इधर भी -3 से, तो -3 कट हो गया 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी -3 डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे भी, तो माइनस माइनस प्लस 8/3x। अगेन 3 और 15 की कटिंग हो सकती है, नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं प्लस माइनस -15/3y इक्वल टू 1। फिर देखें लास्ट स्टेप क्या होता है, सबसे पहले एक साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, जो भी लिखा हुआ है वो नीचे वाले नंबर के साथ डिवीजन में लिख देना होता है। 8 लिखा हुआ है तो 8 नीचे आके 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 15 लिखा हुआ है वो नीचे आके 3 के साथ डिवाइड हो जाएगा। ऐसे लिखा हुआ है 3 है ना, 15 नीचे आके ऐसे डिवाइड हो गया, बीच में हमेशा होना चाहिए प्लस, अगर माइनस है तो वो भी साइन आपने नीचे लिख लेना है। तो 3 और 15 की कटिंग हो गई है, 1/5 आ जाएगा विद अ साइन ऑफ माइनस। तो ये हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म का आंसर आ गया। लास्ट नॉर्मल फॉर्म देखें, सो नॉर्मल फॉर्म के लिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिख ली है। सो कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड अल्फा। सो फॉर दैट वी हैव टू कंपेयर आर इक्वेशन फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के साथ कंपेयर करना है। ए की वैल्यू -8, बी इज 15, सी इज 3। P की वैल्यू फाइंड करनी है, P इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ C डिवाइडेड बाय A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। C की वैल्यू है 3, पॉजिटिव है तो जब ये साइन रिमूव होगा तो पॉजिटिव ही रहेगी। A स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर -8 का स्क्वायर, B का स्क्वायर मीन्स 15 का स्क्वायर। सो 8 का स्क्वायर 64, 15 स्क्वायर इज 225। तो 64 प्लस 225 इज इक्वल टू 289। सो स्क्वायर रूट 289 इज इक्वल टू 17। सो P इज इक्वल टू 3/17। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। सो अल्फा के लिए हमने फॉर्मूला यूज करना है कॉस अल्फा का। कॉस अल्फा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a इज -8, a स्क्वायर इज अगेन -8 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज 15। सो आपने -8 का स्क्वायर लेंगे 64, 15 का स्क्वायर लेंगे 225। अगेन यही वाली चीज़ है, ऑलरेडी फाइंड कर ली है ना, तो डायरेक्टली इसका आंसर लिखें। -8 को 17 से डिवाइड करें, आंसर आएगा -0.47। माइनस का साइन हमने इग्नोर करना है। अब हमने यहाँ से क्या करना होता है, एंगल फाइंड करना है। कॉस इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स लें, शिफ्ट प्रेस करें, कॉस प्रेस करें, 0.47 लिखें, आंसर आएगा 61.96 डिग्री। अब क्या करना है कि यहीं पे स्टॉप करना है या आगे करना है, तो उसके लिए मेरे पास इसी क्वेश्चन की टू इंटरसेप्ट फॉर्म का आंसर क्या आया था, क्या आया हुआ है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, वाई के नीचे ये जो वैल्यू है इसके साथ माइनस का साइन है, एक्स पॉजिटिव है, वाई माइनस है।
तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x इज़ पॉजिटिव एंड y इज़ नेगेटिव। तो x किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और y किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। यहाँ दोनों पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव। x किस में पॉजिटिव होता है, सिर्फ ये देखें इस साइड पे। y किस में नेगेटिव होता है, इस साइड में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ बन रहा है। तो फोर्थ में एंगल क्या होता है, 0, 90, 180, 270, 360 होता है। मीन्स कि अपने आंसर को हमने 360 में से माइनस कर देना है। सो 360 माइनस 61.96 इज इक्वल टू 298.04। सो अल्फा इज इक्वल टू 298.04। लास्ट हमने अपने क्वेश्चन में अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यूज पुट कर दी हैं दोनों साइड्स पे। पी की वैल्यू क्या आई थी, 3/17, वो पुट कर दिए। सो क्वेश्चन नंबर 10 के जो 3 पार्ट्स थे, बहुत लेंथी पार्ट्स थे, ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने 5 किया था, एज इट इज क्वेश्चन नंबर 11 है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में हमने अगेन स्लोप्स फाइंड की थी। अगर पॉइंट्स गिवन होता है तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। सिमिलरली अगर हमारे पास स्लोप गिवन नहीं है, इक्वेशंस गिवन है, तो फिर हम स्लोप किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, y = mx + c, जो अभी हमने क्वेश्चंस किए हैं। ठीक है, तो उसमें जो m होता है उसको स्लोप कहते हैं। तो उस तरीके से ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में दो इक्वेशंस गिवन है, दो स्लोप्स फाइंड करनी है। इसकी स्लोप है उसको m1 कहेंगे, इसकी स्लोप है m2 कहेंगे। अगर दोनों इक्वल आती हैं, दोनों स्लोप्स का आंसर सेम आता है, देन वी कॉल लाइंस आर पैरेलल। अगर दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल होते हैं -1 के, तो फिर हम कहेंगे कि लाइंस आर परपेंडिकुलर। और अगर दोनों ना m1 = m2 आ रहा है, ना दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है, तो फिर हम कहेंगे कि लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। क्लियर है, 3 पार्ट्स हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ये मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया है। 2 स्लोप्स फाइंड करनी है क्योंकि 2 इक्वेशंस हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी इक्वेशन लिख ली है, इसको कन्वर्ट करना है y = mx + c फॉर्म में। ठीक है, स्लोप फाइंड करना है। अगर 2 पॉइंट्स होते तो पॉइंट्स वाली फॉर्म में जिस तरह स्लोप फाइंड करते हैं वो फॉर्मूला यूज करते। यहाँ इक्वेशन है तो इक्वेशन की स्लोप हम इस इक्वेशन से कंपेयर करके निकालते हैं। मीन्स कि मैंने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्या करना होता है, y को एक साइड पे रखना होता है, बाकी दोनों नंबर दूसरी साइड पे। तो y इधर ही रहेगा, बाकी दोनों नंबर दूसरी साइड पे। यहाँ 2x है, इधर आके -2x, यहाँ -3 है, दूसरी साइड पे आके +3। तो x के साथ जो लिखा होता है वो m होता है। मीन्स कि x के साथ जो लिखा है वो -2 है, तो m का मतलब होता है स्लोप। तो फर्स्ट लाइन की स्लोप क्या आ रही है, -2। सेकेंड लाइन देखें, ये जो सेकेंड लाइन थी ये लिखी है मैंने। अगेन इसको इसी इक्वेशन से कंपेयर करती हूँ, y = mx + c। y को इधर ही रहने दें, बाकी सारे नंबर दूसरी साइड पे चले जाएंगे। यहाँ +4x है, इस साइड पे आके -4x हो जाएगा, ये +5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5। सिर्फ y होना चाहिए, y के अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो 2 को दोनों साइड्स पे लाके डिवाइड कर देना है। 2 यहाँ से डिवाइड होगा, 2 2 कट हो जाएगा, 4 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 2 2 सा 4 हो जाएगा। 4 ऐसे करके लिखते हैं, 4 / 2, 5 के साथ भी ऐसे करके डिवाइड हो जाएगा। 2 और 4 की फर्दर कटिंग हो सकती है, तो -2x - 5/2। यहाँ से हमारे पास x के साथ जो लिखा होता है वो m होता है। m मीन स्लोप। सेकंड इक्वेशन की स्लोप फाइंड करें तो ये m2 की वैल्यू क्या आएगी, ये देखें, ये -4/2 फर्दर सॉल्व हो सकती है ना। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ रही है मेरे पास -2। दोनों स्लोप्स के आंसर सेम आ रहे हैं, m1 = m2। तो हमने लिखना एज m1 = m2। मीन्स क्या आंसर आ रहे हैं, -2 = -2। दोनों स्लोप्स का आंसर सेम आ रहा है। तो जब सेम आता है तो हम कहते हैं कि सो बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड बी पार्ट के लिए मैंने अपना क्वेश्चन लिख लिया। 2 इक्वेशंस है। अगेन फर्स्ट इक्वेशन, अब यहाँ पे देखें y = mx + c। ऑलरेडी इक्वेशन जो है ना उन्होंने अरेंज करके दी हुई है, इससे कंपेयर करनी होती है ना, इसी तरह की फॉर्म में दी हुई है। सिर्फ y के साथ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो 3 को मैंने दूसरी साइड पे लाके इन दोनों के साथ डिवाइड कर देना है। तो 3 जब इधर आएगा तो 2/3x और 5/3। तो x के साथ जो लिखा था वो m की वैल्यू है। मीन्स के स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन m1 हमारे पास क्या आ जाएगी, 2/3। सिमिलरली सेकेंड लाइन की जो स्लोप है वो फाइंड करें। अब ये हमारे पास सिंपल इक्वेशन की फॉर्म में, इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं लिखी, तो इसको पहले मैं अरेंज कर लेती हूँ। मीन्स के y को एक साइड पे रखना है, बाकी दोनों वैल्यूज दूसरी साइड पे आएंगी। तो साइन चेंज हो जाएगा, -3x + 8। y के साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो 2 इन दोनों के साथ आके डिवाइड हो जाएगा। तो x के साथ क्या नंबर लिखा हुआ है, -3/2। इसका मतलब है कि सेकंड लाइन की मेरे पास स्लोप क्या आ रही है, -3/2। तो ऊपर 2/3 है, यहाँ 3/2 है। ऊपर 2 है, यहाँ -3। इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यूज तो इक्वल नहीं आ रही, सेम होनी चाहिए ना। अगर इधर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था ऊपर न्यूमरेटर में। इसका मतलब है कि m1 = m2। स्लोप्स पैरेलल तो नहीं है। परपेंडिकुलर चेक करते हैं, वो क्या होता है कि दोनों का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज की, m1 m2 = -1। m1 की जगह m1 की वैल्यू, m2 की जगह m2 की वैल्यू कट करते हैं। 2 2 से कट हो गया, 3 3 से कट हो गया, -1 आ रहा है। माइनस का साइन है ना, 1 आ रहा है। तो -1 जब आंसर आता है तो फिर हम कहते हैं कि लाइंस जो है वो हमारे पास
आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो बी पार्ट में हमारे पास क्या होगा, सो लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लास्ट सी पार्ट देखें, पार्ट में मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है, अगेन इसको पहले इस फॉर्म में बनाना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई को उधर ही रहने देते हैं, ये दोनों नंबर दूसरी साइड पे आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -2x और +1, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 दोनों साइड्स पे डिवाइड होगा, 2 एंड 4 कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा -1 और नीचे क्या आ जाएगा 2, x और +1/4। तो x के साथ जो लिखा होता है वो m की वैल्यू है, मीन्स के m1 क्या आ रहा है -1/2। m1 क्यों कह रही हूँ, दो लाइन है इसलिए पहली वाली की स्लोप को m1 कहेंगे, सेकंड लाइन की स्लोप को m2 कहेंगे। सिमिलरली सेकंड लाइन मैंने यहाँ पे लिख ली है, अब इसको भी इस इक्वेशन से कंपेयर करना है, y वाली टर्म को एक साइड पे, बाकी दोनों वैल्यूज दूसरी साइड पे आके साइन चेंज हो जाएगा, -2 को दोनों नंबर्स के साथ इंडिविजुअली डिवाइड कर देना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x से नीचे सिर्फ क्या आ रहा है डिवीजन में 2 और 7/2 प्लस माइनस माइनस करके यहाँ लिख दें, तो x के साथ जो लिखा होता है वो हमारे पास होता है स्लोप की वैल्यू। तो x के साथ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, डिवीजन में लिखा हुआ है, तो x/2 लिखा हुआ, या मैं इसको अगर सेपरेट करके लिख दूँ कि 1/2x, एक ही बात है ना, x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x और 2, तो सेपरेट x को सेपरेट कर लेते हैं, अलग करके निकाल के हमने लिख लिया और 1/2 को अलग कर लिया, तो मीन्स कि m की वैल्यू क्या आ रही है, m2 की वैल्यू आएगी +1/2। दोनों वैल्यू सेम आ रही है, नहीं, ऊपर वाली -1/2 है, नीचे वाली +1/2 है, सेम तो नहीं आ रही, तो हम कहेंगे सो एज m1 इज नॉट इक्वल टू m2, सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। सेकंड चेक करते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ रहा है, परपेंडिकुलर है लाइंस या नहीं, तो दोनों लाइंस को मैंने मल्टीप्लाई की है, आंसर क्या आ रहा है, -1 को 1 से करेंगे तो -1, 2 2 4, सो दोनों लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 नहीं आ रहा, -1/4 आ रहा है, -1 नहीं आ रहा तो हम कहेंगे अगर पैरेलल भी नहीं आ रहा, परपेंडिकुलर भी नहीं आ रहा, तो फिर हम लास्ट में लाइन लिखते हैं, लाइंस है वो पैरेलल भी नहीं है आपस में, ये जो दो लाइंस हैं ये पैरेलल भी नहीं है, परपेंडिकुलर भी नहीं है, तो फिर तो हमने कहना सो द लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। 12 एंड 13 एक ही जैसे क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, एक दफ़ा ध्यान से समझ लेंगे तो स्टेटमेंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। क्या लिखा हुआ है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड करनी है थ्रू -4,7, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास हो रहा है और पैरेलल है इस लाइन के। ठीक है, कैसे लिखा हुआ है ये देखें, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से गुजर रही है, वैल्यू है -4,7, फिर वो लाइन पैरेलल है एक दूसरी लाइन के जिसकी वैल्यू, जिसकी इक्वेशन गिवन है 2x - 7y + 4, तो हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से गुजर रही है। तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने प्रीवियस पार्ट 1 एंड 2 मीन्स के 7.2 के स्टार्टिंग में बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। क्वेश्चन नंबर 6 में इनफैक्ट कि अगर एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन होती है तो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं y - y1 mx - x1, लेकिन ये फार्मूला यूज़ करने के लिए मेरे पास एक पॉइंट और एक स्लोप होनी चाहिए। पॉइंट तो है, स्लोप नहीं है, तो स्लोप अगर मुझे इसकी चाहिए तो मैं इस सामने वाली लाइन की इक्वेशन यूज़ करके फाइंड कर सकती हूँ। इस लाइन की ये इक्वेशन है, अगर मैं इस इक्वेशन को y = mx + c इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं और x के साथ लिखा होता है m की वैल्यू यहाँ से निकाल लूँ, पैरेलल होती हैं, तो फिर हमारे पास स्लोप क्या होती है, m1 = m2। जो यहाँ पे दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इस लाइन की जो मैं स्लोप निकालूंगी वही इस लाइन की स्लोप होगी, तो पॉइंट भी मिल जाएगा और स्लोप भी। तो इसके लिए इक्वेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन कौन सी यूज़ हो रही है वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब मुझे इस लाइन के लिए सिर्फ स्लोप फाइंड करनी है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए मैं जो उसके पैरेलल लाइन है ना उसकी इक्वेशन लिख लेती हूँ। इस इक्वेशन को मैंने कंपेयर करना है y = mx + c, ताकि m की वैल्यू मेरे पास आ जाए। तो y एक साइड पे होना चाहिए, x और c दूसरी साइड पे, यहाँ +2x इधर आके -2x, ये +4 इधर आके -4, y के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी साइड्स पे आकर डिवाइड हो जाएगा। -7 को इस नंबर के साथ भी डिवाइड करेंगे तो माइनस प्लस 2/7, -7 को इधर भी डिवाइड करेंगे तो माइनस प्लस 4/7। x के साथ क्या लिखा हुआ है m की क्या वैल्यू आ रही है 2/7। इस लाइन की स्लोप मैंने निकाल ली है, क्या आई है 2/7, तो जो लाइन उसके पैरेलल है उसकी भी स्लोप तो यही होगी। ऐसे ही होता है ना, जो लाइंस पैरेलल होती है उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं। अभी तक हमने इतने क्वेश्चंस किए उसमें ये कंडीशन हमने बहुत दफ़ा पढ़ ली है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये जो ये पैरेलल लाइन है जिसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इसके पॉइंट्स भी पता है और इसकी स्लोप भी पता है 2/7। सो पॉइंट -4,7 एंड स्लोप क्या है 2/7। अब ये दोनों चीज़ें जो हैं इक्वेशन 1 में पुट करें। -y1 ये x1 है, ये y1 है, y1 क्या है 7, x1 क्या है 4, माइनस प्लस हो गया, m की वैल्यू क्या आ रही है 2/7। यहाँ पे 7 डिवाइड हो रहा है। इक्वेशन अब सॉल्व करनी है, कैसी फॉर्म में बनानी है, इक्वेशन की जो फॉर्म होती है नॉर्मल x + y + c = 0, वो वाली फॉर्म। 7 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7y - 7 7 49, 2 मल्टीप्लाई होगा 2x + 2 4 8, पहले x फिर y फिर c,
तो यहाँ पे पहले x की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, इसको इधर ही रखेंगे। अगर x ऑलरेडी इस साइड पे पॉजिटिव है ना, तो आपने इस साइड पे दोनों वैल्यूज़ को चेंज नहीं करना, इस साइड पे जो भी दो वैल्यूज़ हैं उनको इधर ही ले आए। 7y इधर आके -7y, -49 है इस साइड पे आके +49। सॉल्व करें, 2x -7y, 8 और 49 ऐड होके क्या बन जाएगा 57 और इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास एक इस लाइन की इक्वेशन बन गई है जो इस पॉइंट में से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल थी। क्वेश्चन नंबर 12 हो गए। सेम इसी मेथड को माइंड में रखे क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्टार्ट करना है। नंबर 13 क्या है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो 5, -8। हमने एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट में से पास हो रही है। मींस ये एक लाइन है जो इस पॉइंट 5, -8 में से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ दिस। पढ़ने से ही पता चल रहा है दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उसको ज्वाइन करने से एक लाइन बन रही है। उन्होंने कहा उसके परपेंडिकुलर एक लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने बतानी है। वो लाइन इस लाइन पे इस पॉइंट पे कट हो रही है, या आप कहें कि इस पॉइंट पे से गुजर रही है 5, -8 पे से। हमने बना लिया ये दो पॉइंट्स हैं ए और बी, इनके पॉइंट्स हमें गिवन है। ये एक लाइन है, इसी के परपेंडिकुलर एक दूसरी लाइन है जिसकी इक्वेशन मैंने बतानी है। इस लाइन का एक पॉइंट गिवन है 5, -8, लेकिन पॉइंट से कुछ भी नहीं होना चाहिए। इक्वेशन फाइंड करने के लिए पॉइंट के साथ स्लोप होना ज़रूरी है। तो स्लोप के लिए मैं यही वाली कंडीशन यूज़ कर लेती हूँ। इस लाइन से मैं स्लोप फाइंड करती हूँ और कहती हूँ कि ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन यूज़ कर लेंगे, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो इस कंडीशन को यूज़ करके हमने m1 की वैल्यू तो फाइंड कर लेंगे ना, वो इसमें पुट करेंगे और m2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फिर पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, वो बस हमने इसमें पुट कर देनी है। पहले हमने क्या करना है, फाइंडिंग स्लोप्स यूजिंग ए और बी। दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, सबसे पहले इसको यूज़ करके स्लोप फाइंड करना है। तो जब पॉइंट्स होते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 - y1। यहाँ मैं लिखती हूँ y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। वैल्यूज़ बस इसमें पुट करते हैं, x2 y2 -y1, तो वो माइनस माइनस प्लस, x2 -x1 माइनस प्लस 15, तो 7 + 8 इज़ 15, 10 + 15 इज़ 25, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 3/5 आंसर आ गया। दो लाइन्स है तो मैं कहती हूँ कि ये जो पहली वाली लाइन है ना, इसकी स्लोप को मैं m1 कह देती हूँ। अब परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू पता है, फिर 3/5 ये इसमें पुट करते हैं। यहाँ 3/5 है, यहाँ 5 डिवाइड हो रहा है, सामने वाली साइड पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3। ये यहाँ पे लिख लिए, m2 क्या आ गया, -5/3। m2 का मतलब इस लाइन की स्लोप, इस लाइन का पॉइंट भी पता है, इन पॉइंट्स को यूज़ करके इस लाइन की स्लोप भी फाइंड कर लिए। तो अब लाइन की सिंपल जो इक्वेशन होती है उसमें ये दोनों चीज़ें हमने पुट कर देनी है। सो इक्वेशन पासिंग थ्रू, जो ऐसी इक्वेशन जो इस पॉइंट पे से पास हो रही है और उसकी स्लोप ये है, तो उसकी इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन लिखी है। y1 क्या है, ये x1 है, ये y1 है। y1 क्या है, -8, तो वो माइनस माइनस प्लस, m क्या है, -5/3, x एज इट इज़, x1 क्या है, -5। तो 3 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, 3y + 3 8 = 24। इसी तरह 5 दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, -5x माइनस प्लस 5 5 = 25। इक्वेशन की फॉर्म बनाए, पहले x फिर y और फिर सिंपल नंबर। यहाँ पे देखें, ये जो वैल्यू x की, ये माइनस का साइन है, माइनस नहीं होना चाहिए, x के साथ प्लस होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, ये नंबर भी इस साइड पे आएगा, दूसरा नंबर भी इस साइड पे आएगा। +5x -25, दोनों के साइन चेंज हो गए। 3y और 24 एज इट इज़ रहेगा। तो पहले +5x + 3y और प्लस माइनस -24 -25 इक्वल होता है -1 के, और आंसर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0 के। सो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो जाती है। आई होप यू फाइंड दिस लेक्चर इन्फॉर्मेटिव। तीनों लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखना है, तीनों पार्ट्स को ध्यान से देखना है, ताकि ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत ही ईजी मेथड से मैंने आप लोगों को समझाया, एंड आई होप इसके बाद आप लोगों की कोई क्यूरी भी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड नहीं रहेगी। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे जैसे हम नेक्स्ट एक्सरसाइजेस अपलोड करते रहें आप लोगों तक नोटिफिकेशन आता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।